यूपी आईएपी कान 2022 इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के इस बड़े महासम्मेलन में इंडिया के प्रत्येक राज्य के बड़े बड़े दिग्गज फिजियोथेरेपी डॉक्टर एवं ऑर्थोपेडिक सर्जन ने भाग लिया। पोस्ट कोविड के बाद मांसपेशियों का दर्द और फेफड़ों में सांस फूलने की परेशानी को लेकर अपना अपना पक्ष रखे। इसी प्रकार फिजियोथेरेपी डॉक्टर का कोरोना काल में बहुत ही ऐसे मरीजों के प्रति योगदान रहा है। यूपी आईएपी कान के चेयरपर्सन डॉक्टर दिनेश सामुज ने कोरोना काल में फिजियोथेरेपी कितना कारगर रहा, उन्होंने विस्तार में अपना पक्ष रखा। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं में फिजियोथेरेपी कितना कारगर है, इसके बारे में फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने अपना पक्ष रखा है। गाजियाबाद में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी महासम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें इंडिया के बड़े से बड़े दिग्गज फिजियोथेरेपी डॉक्टर शामिल हुए और इंडिया के नामी फिजियोथेरेपी कॉलेज भी इस बड़े महासम्मेलन में अपनी भागीदारी निभाई, जिसमें कैलाश इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा, आधुनिक कॉलेज गाजियाबाद, गलगोटिया, एमएटी और भी बहुत से कॉलेज ने अपनी भागीदारी निभाई है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टरों ने अपने पक्ष में बताया कि फिजियोथेरेपी भविष्य के लिए बहुत कारगर है और महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोथेरेपी बहुत कारगर साबित हो रही है। विदेश से भी दिग्गज फिजियोथेरेपिस्ट इस महासम्मेलन में भाग लिए और उन्होंने अपना जो शोध किया है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया और एनेस्थेटिक डॉक्टर भी अपने शोध के बारे में चर्चा किए। डॉक्टर संजीव झा साहब, आईएपी नेशनल प्रेसिडेंट, डॉक्टर रुचि आईएपी ट्रेन, संजय बंसल साहब जो चेयरमैन है, उसको जो दर्द से छुटकारा दिलाता है तो उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार से पहले इस प्रोफेशन को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया कि मेडिकल प्रोफेशन में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। आज अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रॉपर सर्जरी कर भी दे, करते ही हैं, लेकिन अगर फिजियोथेरेपिस्ट उसको सपोर्ट नहीं करे तो पेशेंट को जितना रिलीफ मिलना चाहिए उतना रिलीफ नहीं मिल पाता। और आज का जो लाइफ स्टाइल है, स्पेशली जैसे कंप्यूटर के सामने बहुत देर तक लोग काम करते हैं या गलत पोस्चर में बैठे हैं, तो बहुत जल्दी पेन होना शुरू होता है। कई बार कमर में होना शुरू होता है, कई बार गर्दन में शुरू होता है और बहुत सारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं। उसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है ये बहुत बड़ा है। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही जब मैं यहाँ बैठा था कि भगवान श्री कृष्ण पहले फिजियोथेरेपिस्ट थे, उनके अनुसार आई कंप्लीटली है। हम लोग पहले ही करते थे इस काम को। अगर आप 25-30 साल पहले, 40 साल पहले की देखें तो कई बार लोग कहते थे अरे साहब नस पे नस चढ़ गई या पैर की कोई प्रॉब्लम है तो वो मालिश वगैरह कराते करते बेसिकली वही काम थे, लेकिन उनको ये पता नहीं होता था करते क्या है, उसका टेक्निकल पहलू क्या है, मेडिकल पहलू क्या है। फिजियोथेरेपी ने उस सारे सिस्टम को चैनलाइज किया और उसके जो प्लस पॉइंट थे, माइनस पॉइंट थे, उनका एनालिसिस किया और आज ये विधा बहुत बेहतर रूप में है। जब ये बिल लाया गया मैं पार्लियामेंट में था और मुझे इस बात का गर्व है कि उस बिल को पारित कराने में मेरा भी योगदान कहीं ना कहीं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार सामुज, इस कॉन्फ्रेंस का जो है मैं चेयरमैन हूँ। साथ में प्रैक्टिस करता हूँ नोएडा हॉस्पिटल में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मेट्रो हॉस्पिटल। आज सर फिजियोथेरेपिस्ट को लेके आप पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की और भारत भर से आज यहाँ पूरे फिजियोथेरेपिस्ट इकट्ठे हुए हैं, क्या है पूरा ये मामला, थोड़ा बताइए। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मेडिकल साइंस एक ऐसी साइंस है जिसमें रेगुलर जो है ना आपको जो नए रिसर्च हो रहे हैं या जो लोगों के एक्सपीरियंस जो हमारे सीनियर्स के हैं उससे आपको अवगत होना पड़ता है। वो तक अगर आप नहीं टाइम अपने आप को जो है ना एनहांस नहीं करते हैं या अपनी नॉलेज को जो है ना इम्प्रूव नहीं करते हैं तो कल जो पेशेंट आपके पास आएगा, हाउ यू गोइंग टू ट्रीट हिम।
इसीलिए जो है ना उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहली बार हो रहा है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट वो उत्तर प्रदेश ब्रांच के साथ मिलके गाज़ियाबाद के अंदर पहली जो है ना ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसका मेन मकसद है कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं जिनको कोविड होने के बाद जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको किस तरीके से जो है ना इलाज किया जा सके या पेशेंट को किस तरीके से जो है ना इम्प्रूवमेंट किया जा सके। पुरानी पद्धति अगर प्राचीन की बात करें तब भी ये फिजियोथेरेपी को जो मालिश का नाम दिया जाता, आज वर्तमान समय में आधुनिक हो गई तो इसको फिजियोथेरेपिस्ट का नाम देते हैं। तो दोनों में क्या अंतर थोड़ा सा है? देखिए जो मालिश है, मालिश जो है ना आप करते हैं, मालिश जो है ना सिर्फ आप मसल्स को रिलैक्स करते हैं, लेकिन जो मालिश करी जाती थी उस इंसान को जो है ना ये नहीं पता होता था कि जो है ना बॉडी के शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितने जॉइंट है, किस मसल्स का मूवमेंट क्या है। लेकिन जो है ना फिजियोथेरेपी के अंदर इन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया गया, आपको एनाटॉमी पढ़ाई गई, फिजियोलॉजी पढ़ाई गई, जो है ना इसके साथ मेडिकल के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए, साथ के साथ आपको ये एक्सप्लेन किया गया कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज या पर्टिकुलर मसल की कौन सी एक्सरसाइज होगी या किस एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आज की डेट में एक फिजियोथेरेपिस्ट वो पेशेंट को खुद असेस करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो ट्रीटमेंट प्लान बनाता है एंड देन ही ट्रीट द पेशेंट। अच्छा, बात करें हम मेडिकल लाइन में, हॉस्पिटलों में जाके नी के, हाथ के, हड्डियों के ऑपरेशन कराने पड़ते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट में कैसे अलग देखते हैं ऑपरेशन कराने के बाद? देखिए आप जो हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है जिसका घुटना चेंज हो गया या जो है ना किसी और तरह की जो है ना सर्जिकल प्रॉब्लम हुई, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन जो है ना किसका क्या हुआ है, क्योंकि हर एक केसेस में फिजियोथेरेपी जो है ना इम्पॉर्टेंट है। हम केवल फिजियोथेरेपी को जो है ना सिर्फ मांसपेशियों या हड्डी के जोड़ों तक ही क्यों देखते हैं? फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट का जो है ना महत्व वो आईसीयू के अंदर भी है। अभी कोविड में हमने देखा है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट किस तरीके से जो है ना पेशेंट को कोविड से बचा के निकाल के ला रहा था। जब लोगों को सांस की तकलीफ हो रही थी उस समय केवल और केवल फिजियोथेरेपी ही काम आई है। आने वाले भविष्य में आप कैसे इसको देखते हैं फिजियोथेरेपी को? देखिए इस बारे में मैं यही कहूँगा जिस तरीके से आधुनिक। एक तो आपका परिचय जानना चाहेंगे पहले। डॉक्टर संजीव झा, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। आज गाज़ियाबाद में और ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में शायद पहली बार आपका सम्मेलन हो जाए फिजियोथेरेपिस्ट का लेके, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए आईएपी एक 1955 से संस्था है जो फिजियोथेरेपी के लिए काम कर रही है। हमारी उत्तर प्रदेश ब्रांच कोविड के पहले बनी थी, कोविड के टाइम में हमारा कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया था, तो अब ये पहला महाधिवेशन हुआ है जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के मसल्स, जॉइंट्स और कोविड के बाद भी क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं मरीजों को, इन सब चीज़ों पे जो डिस्कशन है, क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, प्रेजेंटेशन है, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है, रिसर्च पेपर से सब की जो एक समन्वय है वो एक पूरे दिन के महाधिवेशन में है। और इसका मेन उद्देश्य है मरीजों को फिजियोथेरेपी से कितना फ़ायदा और कितनी जल्दी मिल सके और ओवरऑल फिजियोथेरेपी का डेवलपमेंट और आगे कैसे हो सके उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। अगर हम पिछले 50 वर्ष की बात करें और वर्तमान की बात करें तो कितना दोनों में अंतर है? देखिए पिछले 50 वर्ष तो मैं नहीं लूँगा, मैं और 65 साल पीछे जाऊँगा। तो 65 साल और अब पिछला 5-7 सालों में फ़र्क ये है कि अब सरकार भी जो पहले उदासीन रवैया अपनाती थी फिजियोथेरेपी के बारे में वो अब नहीं है। और आपको ये जान के हर्ष होगा कि पिछले साल कोविड के टाइम में ही जो हमारी पार्लियामेंट है और गवर्नमेंट है जो हमारी बीजेपी की, उन्होंने हमारी काउंसिल पास कर दी जिसका हम डिमांड पिछले 65 साल से कर रहे थे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अब क्वैक फिजियोथेरेपिस्ट कम बनेंगे और सारे मरीजों को एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का सही इलाज मिल सके। अभी आज सेमिनार हुई है, इसमें जानकारी में सर्वाधिक कि विदेश से भी यहाँ पार्टिसिपेट करने आए, कुछ लोग अमेरिका से और यूरोप से आए। अब आने वाले इसको भविष्य में आप कैसे देखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को? देखिए आने वाला भविष्य फिजियोथेरेपी का बहुत उज्जवल है। उसकी दो वजह है। समाज को फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है। उसका कारण क्या है कि हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी देखिए आप कोरोना में थोड़ी सी रुक सी गई थी, लेकिन अब वापस चल चुकी है, रफ्तार पकड़ चुकी है। और ये जैसे जैसे रफ्तार पकड़ेगी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है एक बच्चे से एक बुढ़ापे तक आपको पड़ने वाली है। और अगर हमने फिट रहना है तो हमें प्रिवेंशन में फिजियोथेरेपी चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए फिजियोथेरेपी चाहिए और बाद में रिहैबिलिटेशन के लिए भी फिजियोथेरेपी चाहिए। फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हमें हर तरह से पड़ने वाली है हेल्थ सेक्टर में और समाज को इसकी ज़रूरत है, मरीजों की इसकी